हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आशा करती हूँ कि आप लोग ज़ोरों शोरों से अपनी स्टडी कर रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य किसने बनाया? आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे और समझेंगे मौर्य साम्राज्य को उड़ान मैगज़ीन के आधार पर बिल्कुल सिंपल भाषा में। ये प्राचीन भारत के अंतर्गत आता है। इसमें मैंने आप लोगों को इस मैगज़ीन से प्रारंभिक इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मगध साम्राज्य, ये सारे टॉपिक मैंने यहाँ तक आप लोगों को कराए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी ये वीडियो पूरे देखें, तभी उनको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत सिंपल भाषा में है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें कहीं कहीं पर आप लोगों को PYQ भी देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है मौर्य साम्राज्य। इसमें हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण शासक, मौर्य प्रशासन और मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे आप लोग टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। उनको पूरी PDF नोट्स मिल जाएंगी। ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका। 6 से लेकर 12 तक कंप्लीट NCERT नोट्स ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है मौर्य साम्राज्य। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें हम जानेंगे कि ये भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य किसने बनाया है, उसको देखते हैं। मौर्य काल लगभग 321 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और 185 ईसा पूर्व तक इसका पतन हो गया। यह प्रथम उपमहाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना तथा नवीन और स्थिर शासन रणनीतियों के विकास का प्रतीक है। यहाँ पे आप इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। अध्ययन के स्रोत, यहाँ पे आपको एक तरफ पुरातात्विक स्रोत दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको साहित्यिक स्रोत बताए गए हैं। पहले हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानते हैं। मुद्रित सिक्के, उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का महल, अशोक के शिलालेख और अभिलेख, रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख। साहित्यिक स्रोत में है मैगस्थनीज की इंडिका, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, धर्मशास्त्र ग्रंथ पुराण, बौद्ध ग्रंथ में जातक कथाएं, दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान, ये हमने बौद्ध धर्म में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण शासक। ये पूरी मैगजीन इंपॉर्टेंट है तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य यानी कि कौटिल्य, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता था, की मदद से 321 ईसा पूर्व में नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य शासन की स्थापना की। यूनानी इतिहासकारों ने उसका उल्लेख सेंड्राकोटस के रूप में किया है, जो चंद्रगुप्त का संशोधित रूप है। इन दोनों पॉइंट को आप अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पे एक ये नोट है, चाणक्य के बारे में जानते हैं। यहाँ पर चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि समकालीन जैन और बौद्ध ग्रंथों में उनका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन लोकप्रिय मौखिक परंपरा उनकी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा को चिन्हित करती है। वे अर्थशास्त्र के लेखक थे, जो राजनीतिक रणनीति और शासन पर आधारित एक ग्रंथ है। विशाखदत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस यानी कि गुप्त काल के दौरान लिखा गया था। मगध साम्राज्य के सिंहासन पर चंद्रगुप्त के प्रवेश और उनके मुख्य सलाहकार चाणक्य के कृत्यों का वर्णन करता है। युद्ध और विजय
इसके बारे में जानते हैं। ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे दिए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे अगर मेंस में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे आप इस तरह के सारे पॉइंट आंसर राइटिंग करते समय लिख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर द्वारा भेजे गए यूनानी प्रीफेक्टस यानी कि सैन्य अधिकारियों को हराया। उसने 301 ईसा पूर्व के एक युद्ध में सेल्यूकस यानी कि सिकंदर का जो सेनापति था, जिसने सिकंदर की मृत्यु के बाद पंजाब तक अपना राज्य स्थापित किया था, उसको हराया और पंजाब क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। एक शांति समझौते के अनुसार सेल्यूकस ने उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिम का क्षेत्र जो है प्रदान कर दिया। नेक्स्ट है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र में रहता था। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की जिसमें उपमहाद्वीप की भौतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज ने उल्लेख किया है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा और युद्ध के दौरान भी पौष्टिक भोजन की आपूर्ति में कभी भी कमी नहीं हुई है। यानी कि भारत में, यहाँ पे भारत की वो बात कर रहा है कि यहाँ पे कभी अकाल नहीं पड़ा है और युद्ध के दौरान भी पौष्टिक भोजन की जो आपूर्ति है वो कभी कम नहीं हुई है। मौर्यकालीन समाज में 7 जातियाँ थीं: कारीगर, किसान, योद्धा, दार्शनिक, चरवाहे, पर्यवेक्षक और परिषद के सदस्य। यहाँ पे आप पूरा पॉइंट नोट करेंगे ये सारे जो मेगास्थनीज के बारे में दिए गए हैं। नेक्स्ट है प्रादेशिक विस्तार। उन्होंने बिहार, ओडिशा और बंगाल के कुछ हिस्सों, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत तथा केरल, तमिलनाडु एवं पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर दक्कन सहित पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया। जस्टिन, एक यूनानी लेखक, ने दावा किया कि चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना के साथ भारत पर विजय प्राप्त की। यहाँ पे आप इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे, एग्जाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के सेंटेंस ऑप्शन के रूप में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रशासन। इंडिका और अर्थशास्त्र यानी कि मौर्य शासन के कुछ सदियों बाद संकलित अर्थशास्त्र में प्रशासन संबंधी जानकारी पाई जाती है। मौर्य काल में केंद्र सरकार के पास विशेष रूप से राजधानी के निकट सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले लगभग 2 दर्जन विभाग थे। इस पॉइंट को नोट करेंगे आप। मौर्य साम्राज्य को शाही परिवार के सदस्यों के नेतृत्व में कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों को आगे कई छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है सेना। मौर्यों की सेना शक्ति नंदों से अधिक थी। प्लिनी यानी कि एक रोमन लेखक जो है उसने एक विशाल सेना का उल्लेख किया है जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार सेना, हाथी, रथ और नौसेना शामिल थी। सशस्त्र बलों का प्रबंधन 30 अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा किया जाता था जो 6 समितियों में विभाजित थे। प्रत्येक अलग अलग सैन्य शाखाओं जैसे कि सेना, घुड़सवार सेना, हाथी, रथ, नौसेना और परिवहन की देखरेख करते थे। मौर्य काल में 2 प्रकार के गुण पुरुष यानी कि गुप्तचर, गुण पुरुष कहेंगे गुप्तचर को, होते थे। संस्थान यानी कि स्थिर और संचारी घूमने वाले। 2 गुप्तचर होते थे, एक तो संस्थान और संचारी। संस्थान किसको? स्थिर, और संचारी यानी कि घूमने वाले। नेक्स्ट है कर लगाना। नई खेती योग्य भूमि पर कृषि राज्य नियंत्रित थी। ऐसा कृषकों और शूद्र मजदूरों की सहायता से किया जाता था और इस पर कर वसूल भी किया जाता था। किसानों पर कर उनकी उपज का 1/4 से लेकर 6ठे भाग तक लगाया जाता था। राज्य सिंचाई यानी कि सिंचाई सुविधाएं, सेतुबंध के लिए शुल्क लेता था और शहर के प्रवेश द्वारों पर वस्तुओं पर टोल लगाता था। राज्य ने खनन, शराब की बिक्री और हथियार निर्माण पर एकाधिकार कर लिया। ये जितने भी पॉइंट हैं इनको आप नोट करके चलेंगे क्योंकि ये मेंस में इम्पॉर्टेंट है। कभी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर ये पॉइंट वाइज ही इसी तरीके से आप लोगों को लिखने हैं। चंद्रगुप्त ने संभवतः सार्वजनिक जीवन को त्याग कर अपने जीवन के अंतिम वर्ष कर्नाटक में श्रवणबेलागोला में
के पास चंद्रगिरी में जैन परंपरा के अनुसार एक तपस्वी के रूप में बिताए। यानी कि कर्नाटक में श्रवणबेल गोला के पास चंद्रगिरी में जो उसने है कि जैन परंपरा के अनुसार उसने एक तपस्वी के रूप में अपना जीवन बिताया। नेक्स्ट है यहाँ पे जूनागढ़ शिलालेख, जो कई बार जूनागढ़ शिलालेख से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PYQ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को इससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। 130 से 150 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना गुजरात में गिरनार के पास रुद्रदामन के शासनकाल के दौरान हुई थी। यह सम्राट चंद्रगुप्त के प्रांतीय गवर्नर यानी कि राष्ट्रीय पुष्यगुप्त को संदर्भित करता है। ये निम्नलिखित के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मौर्य साम्राज्य की सीमा, जिसका विस्तार पश्चिम में गुजरात तक था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी यह अशोक के शासनकाल में पूरा हुआ। शासक रुद्रदामन प्रथम ने 150 यानी कि 150 ईस्वी के आसपास झील की मरम्मत कराई थी। कभी यहाँ से सेंटेंस आपको डाइवर्ट करके पूछा जा सकता है, इसको आप नोट करेंगे क्योंकि यहीं से जो है UPSC कंफ्यूजन बनाती है। नेक्स्ट है बिंदुसार। बिंदुसार और बिंबिसार में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। बिंबिसार हमने मगध साम्राज्य में पढ़ा है और बिंदुसार जो है आपका मौर्य साम्राज्य में है। बिंदुसार 297 ईसा पूर्व में अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। उसने पश्चिम एशिया के यूनानी राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध यानी कि संपर्क जो है स्थापित कर अपने पिता की परंपरा को जारी रखा। चाणक्य तथा अन्य योग्य मंत्री उनके परामर्शदाता थे। 272 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बेटे अशोक को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। यानी कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। नेक्स्ट है अशोक। अशोक 268 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। यह बिंदुसार के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार विवाद का संकेत देता है। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और शांतिवादी नीति अपनाई। किसने? अशोक ने। बौद्ध ग्रंथों में उसको जो है चक्रवर्ती कहा गया है। उसके शासनकाल में एक धर्म, एक भाषा यानी कि प्राकृत और लिपि यानी कि ब्राह्मी के नाम के माध्यम से राजनीतिक एकीकरण हुआ। यानी कि उसने धर्म, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के माध्यम से राजनीतिक एकीकरण किया। नेक्स्ट है यहाँ पे शिलालेख। वह शिलालेखों के माध्यम से लोगों से सीधे बात करने वाला पहला भारतीय राजा था। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। यहाँ पे अशोक के बारे में बात की जा रही है। शिलालेखों को आमतौर पर प्राचीन राजमार्गों पर रखा जाता था और साम्राज्य की नीतियों तथा सीमा के बारे में इसमें विवरण प्रदान किया जाता था। ये अभिलेख चट्टानों, पॉलिश किए हुए पत्थर के खंभों और गुफाओं पर उकेरे गए थे। ऐसे कई अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप और अफगानिस्तान के कांधार क्षेत्र में पाए जाते हैं। पॉइंट नोट करेंगे आप यहाँ पर। शिलालेख मुख्य रूप से मगधी और प्राकृत भाषाओं तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। कांधार शिलालेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में है। यहाँ पे जो कांधार शिलालेख है वो ग्रीक और अरामाइक भाषा में है और बाकी जो है वहाँ पर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और मगधी। ठीक है। जबकि उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में 2 शिलालेख खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करके सेंटेंस दिया जा सकता है। कुल 33 शिलालेख हैं जिनमें 14 प्रमुख शिलालेख हैं, 2 कलिंग शिलालेख हैं और 7 स्तंभ शिलालेख हैं और कुछ लघु शिलालेखों के अलावा लघु स्तंभ शिलालेख भी शामिल हैं। प्रमुख शिलालेख अफगानिस्तान में कंधार, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में शाहबाज गढ़ी और मनसेरा से लेकर उत्तर में उत्तराखंड, पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र, पूर्व में ओडिशा और दक्षिण में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले तक फैले हुए हैं। छोटे स्तंभ शिलालेख नेपाल के उत्तर में लुम्बिनी के पास पाए गए हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेम्प ने वर्ष 1837 में पढ़ा था। यहाँ पे इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। उन्होंने शुरुआती शिलालेखों और सिक्कों में इस्तेमाल की गई
ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को समझने का प्रयास किया। ये आपको यूपीएससी 2016 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है विभिन्न स्रोतों के अनुसार अशोक के नाम, यानी कि एक तरफ आपको नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको उनके स्रोत बताए गए हैं। पियदसी नाम है और इसका स्रोत है दीपवंश और कांधार प्रमुख शिलालेख। अशोक मौर्य और इसका स्रोत है जूनागढ़ शिलालेख। अशोकवर्धन पुराण इसका स्रोत है। पियदसी राजा मगध और इसका स्रोत है भाब्रू बैराट। अशोक स्रोत है मास्की। देवाना प्रिय अशोक सम्राट और इसका स्रोत है गुर्जरा। सम्राट अशोक स्रोत है निट्टूर। सम्राट अशोक देवाना प्रिय इसका स्रोत है उदयगोलम। पियदसी सम्राट और इसका स्रोत है बराबर की गुफाएं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, एक तरफ आपको शिलालेख दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका विषय बताया गया है। प्रमुख शिलालेख प्रथम जो है वहाँ पे आपको विषय बताया गया है पशु बलि पर रोक और उत्सव समारोह पर अवकाश। प्रमुख शिलालेख दूसरे में बताया गया है राज्य का एक कार्य चिकित्सा सेवा प्रदान करना था। उसने मनुष्यों और पशुओं के इलाज के लिए अस्पताल स्थापित करने का आदेश दिया। दक्षिण भारत के चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्रों के बारे में भी वर्णन किया है। प्रमुख शिलालेख तृतीय में बताया गया है युक्तस यानी कि अधीनस्थ अधिकारी और प्रादेशिक यानी कि जिलों के प्रमुख जैसे अधिकारियों को लोगों को धर्म के बारे में निर्देश देने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में दौरे पर जाना होता था। प्रमुख शिलालेख छठे में बताया गया है यह लोगों की स्थितियों के बारे में लगातार सूचित रहने की राजा की इच्छा को व्यक्त करता था। प्रमुख शिलालेख 7 और 12 में बताया गया है सभी धर्मों का सह अस्तित्व होना चाहिए और सभी धर्मों के तपस्वियों का सम्मान किया जाना चाहिए। ये आपसे यूपीएससी 2020 में पूछा गया है, 2020 में आया है ये। नेक्स्ट है प्रमुख शिलालेख 13 यानी कि 13। इसमें विषय है इसमें कलिंग के युद्ध का उल्लेख किया गया है। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कलिंग के युद्ध का उल्लेख कौन से शिलालेख में किया गया है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि शिलालेख 13 में। अशोक की धम्म नीति को समझना महत्वपूर्ण है जो युद्ध के बजाय धम्म द्वारा विजय को लक्षित करती है। कलिंग शिलालेख प्रथम में विषय है अधिकारियों को अपने उत्तरदायित्वों को पहचानना चाहिए और निष्पक्ष रहने का प्रयास करना चाहिए। वह हर 5 साल में एक अधिकारी को सह सत्यापित करने के लिए भेजता था कि उसके निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं। मास्की शिलालेख में विषय रहा है देवानाम पीए का उल्लेख मिलता है इसमें। अब यहाँ पर आपको एक तरफ बताया जा रहा है प्रमुख शिलालेख और दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। ये आपसे यहाँ पर 2022 में पूछे गए हैं। धौली आपका राज्य है ओडिशा, जोगढ़ का ओडिशा, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश और कालसी का आपका उत्तराखंड। अनावश्यक हत्या को रोकना और सभी जीवित प्राणियों को प्रति सम्मान दिखाना उनके शिलालेखों में बारंबार उल्लिखित होने वाला विषय था। यहाँ पे एक ये नोट है, यहाँ पे आपको मैप बताया गया है जहाँ जहाँ पर अशोक के अभिलेखों का वितरण है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण पूरे में ही फैले हुए हैं। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ शिलालेख। यहाँ पे आपको शिलालेख बताए गए हैं, यहाँ पे स्थान ये जो है स्तंभ शिलालेख के बारे में बताए गए हैं। 7 स्तंभ शिलालेख आपके हैं मेरठ दिल्ली, टोपरा दिल्ली, इलाहाबाद यानी कि वर्तमान में प्रयागराज, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज और रामपुरवा। 4 लघु स्तंभ शिलालेख हैं वो हैं सांची, सारनाथ और इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज।
दो तराई स्तंभ शिलालेख हैं, रुमिनदेई यानी कि लुम्बिनी और निगाली सागर। यहाँ पे अब बात करते हैं कलिंग का युद्ध, जिसके बाद उसका पूरा ही जो नेचर था वो बिल्कुल चेंज हो गया। कलिंग युद्ध कलिंग के खिलाफ एक दंडात्मक युद्ध था जो मगध साम्राज्य से अलग हो गया था। यानी कि हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग को नंद साम्राज्य के एक भाग के रूप में प्रदर्शित करता हुआ बताता है। अशोक पर युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा उसको जानते हैं, जिसके बाद उसका पूरा नेचर ही जो था वो चेंज हो गया था युद्ध को लेके। युद्ध की विभीषिका ने अशोक पर गहरा प्रभाव डाला, जिसके कारण उन्होंने भौतिक इच्छाओं यानी कि भेरी घोष से सांस्कृतिक विजय और धर्म के प्रचार यानी कि धर्म घोष की ओर रुख किया। मनुष्यों और पशुओं के कल्याण के लिए सैन्य की बजाय वैचारिक रूप से विदेशी प्रभुत्व को स्थापित करने की कोशिश की गई। पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा। यानी कि उसने इतनी लोगों की हत्याएं देखी, लाशें देखी कि उसके बाद उसका मन ही नहीं किया कि युद्ध किया जाए, तो उसने धम्म की नीति को अपनाया था। इसके अलावा अशोक ने पश्चिमी एशिया और ग्रीस में यूनानी राज्यों में शांति दूत भेजे। यद्यपि उनका दृष्टिकोण शांतिवादी प्रतीक होता था, फिर भी उन्होंने सेना नहीं या कलिंग के अधिग्रहित क्षेत्र पर अपना दावा नहीं छोड़ा। वे अपनी शांति नीति यानी कि गैर आक्रामकता और सांस्कृतिक विजय के लिए जाने जाते हैं। उनसे पहले भारतीय इतिहास में किसी ने भी ऐसी नीति को नहीं अपनाया था, यानी कि उसने शांतिवाद को अपनाया। अशोक के समकालीन शासक का आदान प्रदान किया था। एंटियोकस द्वितीय सीरिया के थियोस सेल्यूकस निकेटर के पोते थे। मिस्र के टोलोमी तृतीय फिलाडेल्फस एंटीगोनस गोनाटस, साइरिन के मगस और एपिरस के अलेक्जेंडर। धार्मिक नीति, उसने सहिष्णु धार्मिक नीति का पालन किया और अपनी प्रजा पर बौद्ध धर्म को थोपा नहीं। उन्होंने गैर बौद्ध और बौद्ध विरोधी संप्रदायों को उपहार दिए। बराबर की गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान में दे दी गई। अशोक के शिलालेख में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा का उल्लेख मिलता है, धर्म यात्राओं के रूप में किया गया है। उसने 250 ईसा पूर्व में अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में तीसरे बौद्ध संघ यानी कि परिषद का आयोजन किया। संघ का एक अनिवार्य कार्य धर्म प्रचारकों को भेजकर क्षेत्र के अन्य हिस्सों में बौद्ध धर्म की पहुंच का विस्तार करना था। यानी कि उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार भी करना शुरू कर दिया। मौर्य साम्राज्य में अनेक धर्म, जातियां एवं समुदाय सौहार्दपूर्वक रहते थे। धार्मिक प्रचार हेतु गतिविधियां, उन्होंने श्रीलंका, बर्मा और मध्य एशिया जैसे देशों में मशीनरियों को भेजा। किसने भेजा था? अशोक ने। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। कभी आपसे पूछा जाए कि महेंद्र और संघमित्रा किसके पुत्र या पुत्री हैं, तो आप बताएंगे अशोक के। और उसने उनको कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। वे मूल बोधि वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका ले गए। दूसरी ओर पहली शताब्दी के ब्राह्मी शिलालेख श्रीलंका में पाए गए हैं। अशोक का प्रशासन कैसा था उसको जानते हैं। अशोक ने पैतृक राजत्व का पालन किया, यानी कि जिसमें राजा प्रजा को अपनी संतान के रूप में देखता है, उसने उस तरीके से जो है पालन किया। उसने धर्म का पालन करने की अपील की। कंधार शिलालेख में उसकी धर्म नीति की सफलता का उल्लेख मिलता है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच धर्म के प्रचार प्रसार के लिए न्याय प्रशासन और धर्म महामात्रों के लिए अधिकारियों यानी कि राजुकों के एक वर्ग की नियुक्ति की गई। अशोक ने कुछ पक्षियों और पशुओं की हत्या पर रोक लगा दी, यानी कि उसने पक्षियों और पशुओं की हत्या पे भी उसने रोक लगा दी, यानी कि बलि जो प्रथा होती थी उस पर रोक लगाई उसने। और राजधानी में पशुओं के वध पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अशोक के धर्म का व्यापक उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना था। इनमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना,
ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करना और दासों और नौकरों पर दया करना शामिल था। अशोक का मानना था कि यदि लोग अच्छा व्यवहार करेंगे तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन उन्होंने कभी भी निर्वाण का उल्लेख नहीं किया, जो बौद्ध शिक्षाओं का लक्ष्य था। यानी कि जो बौद्ध शिक्षाओं में निर्वाण का उल्लेख मिलता है वो अशोक ने नहीं किया। दमनकारी शासन को रोकने के लिए उन्होंने तौसाली यानी कि कलिंग, उज्जैन और तक्षशिला में अधिकारियों की अदला बदली शुरू कर दी। अशोक का रुमिनदेई स्तंभ शिलालेख यानी कि जो लुम्बिनी नेपाल में है, यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। अशोक ने इस स्थान का दौरा किया तथा यहाँ पूजा की, क्योंकि यहाँ शाक्य मुनि का जन्म हुआ था। यहाँ पे आप इस पॉइंट को नोट करेंगे। नेक्स्ट है अशोक की मृत्यु 231 ईसा पूर्व में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। यानी कि अशोक की मृत्यु के बाद ही धीरे धीरे जो है मौर्य साम्राज्य का जो पतन था वो शुरू हो गया था। पुष्यमित्र शुंग यानी कि एक मौर्य सेनापति जो था, उसने अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी। यानी कि जो सेनापति था मौर्य साम्राज्य का, उसने जो अंतिम शासक था, राजा था मौर्य साम्राज्य का बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी थी और पाटलिपुत्र के सिंहासन पर जो है उसने कब्जा कर लिया था। यहाँ पे है पतन के कारण। ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। अशोक और बौद्ध धर्म के यज्ञ विरोधी रवैये के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों को नुकसान हुआ, क्योंकि उन्हें यज्ञों के दौरान उपहार मिलते थे। विशाल सेना, नौकरशाही और बौद्ध भिक्षुओं को बड़े अनुदान के कारण साम्राज्य वित्तीय तनाव से जो है ग्रसित हो गया था। प्रांतों में दमनकारी शासन के कारण विद्रोह हुए। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्ट मात्यों यानी कि दुष्ट नौकरशाहों के कुशासन के बारे में भी शिकायत की। धार्मिक प्रचार गतिविधियों पर अशोक के अधिक ध्यान के कारण उसने उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा के महत्व को नजरअंदाज कर दिया। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र संभावित खतरों और हमलों के प्रति संवेदनशील हो गया। आर्थिक उन्नति और भौतिक संस्कृति के प्रसार से नए राज्य का जो है उदय हुआ। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन। ब्राह्मणवादी कानून पुस्तकें इस बात पर जोर देती हैं कि राजाओं को धर्मशास्त्रों और स्थानीय रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। जब वर्ण और आश्रम आधारित समाज व्यवस्था चरमरा गई तो कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक यानी कि सामाजिक व्यवस्था का प्रवर्तक कहा और उसे धर्म को बढ़ावा देने की सलाह दी। अशोक ने अपने शिलालेखों में शाही आदेशों की सर्वोच्चता की पुष्टि की है। केंद्रीय प्रशासन। पाटलिपुत्र का राजधानी क्षेत्र उसके द्वारा सीधे प्रशासित किया जाता था। उसके पास व्यापक नौकरशाही थी। प्रत्येक विभाग में केंद्रीय और स्थानीय सरकारों से जुड़े अधीक्षकों और अधीनस्थ अधिकारियों की बड़ी संख्या विद्यमान थी। राजा प्रशासन का नेतृत्व करता था, जिसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद, एक पुरोहित या पुजारी और सचिव होते थे, जिन्हें अमात्य कहा जाता था। यहाँ पे जितने भी पॉइंट है आपको सारे नोट कर दें। कभी कभी मौर्य साम्राज्य के आपके बारे में पूछा जा सकता है आपसे कि केंद्रीय प्रशासन को बताइए, तो यहाँ पे आप वहाँ पर ये पॉइंट लिख सकते हैं। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 तत्व कौन कौन से हैं? स्वामी, दुर्ग, जनपद यानी कि दंड, बल, सेना, अमात्य, कोष और मित्र। खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और अधिकारियों की निगरानी के लिए एक जासूसी प्रणाली स्थापित की गई थी। अर्थशास्त्र में अनुशंसा की गई है कि जासूस भेष बदलकर जो है अपना कार्य करते थे। पदानुक्रम और वेतन। तीर्थ कहे जाने वाले महत्वपूर्ण अधिकारियों को जो है नगद में वेतन मिलता था। वेतन में भारी असमानताएं मौजूद थी, यानी कि उच्च पुजारी, पुरोहित, कमांडर इन चीफ जिनको सेनापति कहते थे, और राजकुमारों यानी कि युवराज जैसे उच्च रैंकिंग पदाधिकारी 48,000 पर्ण तक कमाते थे और सबसे निचले अधिकारी 60 पर्ण प्राप्त करते थे, या कम से कम 10 या 20 पर्ण। पर्ण 1 तोले के 3/4 भाग के बराबर होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इतिहास में या मौर्य साम्राज्य में पर्ण किससे संबंधित है, तो आप यहाँ याद रखेंगे कि वो वेतन से संबंधित है।
नेक्स्ट है प्रांतीय प्रशासन। गवर्नर जो आमतौर पर शाही राजकुमार होते थे, प्रांतों की देखरेख करते थे। शासन की एक समान प्रणाली प्राप्त करने के लिए मौर्य राज्य के राजस्व, न्यायिक प्रशासन और नौकरशाही को दोहराया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रमुख प्रांत तथा उसकी राजधानियां। आपको एक तरफ प्रांत बताए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां। उत्तरापथ यानी कि उत्तरी प्रांत और उसकी राजधानी थी तक्षशिला। अवंती यानी कि पश्चिमी प्रांत और इसकी राजधानी थी उज्जैन। प्राची मगध प्रांत, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कलिंग पूर्वी प्रांत, तोशली इसकी राजधानी थी। दक्षिणापथ यानी कि दक्षिणी प्रांत और इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, मैच द वर्ड करके भी पूछा जा सकता है कि कलिंग की राजधानी कौन सी थी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा सकता है उज्जैन, पाटलिपुत्र, तोसली, स्वर्णगिरी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कलिंग की जो राजधानी है वो तोशली है। इसी तरीके से आपको ये सारे ही याद रखने हैं। नेक्स्ट है जिला एवं ग्राम प्रशासन। जिला एक स्थानिक के अधीन होता था और गोप 5 से 10 गांवों के प्रभारी होते थे। कभी पूछा जा सकता है कि गोप किससे संबंधित है, गोप कौन होते, तो आप बताएंगे 5 से 10 गांवों के प्रभारी जो होते थे उनको गोप कहा जाता था। गांव अर्ध स्वायत्त होते थे तथा ग्रामीणी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था उन्हें ग्रामीण कहते थे और गांव के वृद्धों की एक परिषद के अधिकार में थे। शहरी प्रशासन का संचालन नागरिकों द्वारा किया जाता था। अब आते हैं न्यायिक प्रशासन। न्याय सभी प्रमुख शहरों में स्थापित अदालतों के माध्यम से प्रशासित किया जाता था। 2 प्रकार की अदालतें होती थी। धर्मस्थायी अदालतें जिनमें विवाह, विरासत आदि से संबंधित नागरिक कानून से निपटती थी। उनकी अध्यक्षता पवित्र कानूनों में पारंगत 3 न्यायाधीशों और 3 अमात्य यानी कि सचिव द्वारा की जाती थी। कंटक शोधन न्यायालयों की अध्यक्षता भी 3 न्यायाधीशों और 3 अमात्यों द्वारा की जाती थी। इनकी स्थापना समाज को असामाजिक तत्वों और अपराधों से मुक्त करने के लिए की गई थी। यह व्यवस्था आधुनिक पुलिस की तरह ही कार्य करती थी और जासूसों की एक श्रृंखला पर निर्भर रहती थी। अपराधों के लिए सजाएं आमतौर पर कठोर होती थी। नेक्स्ट है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी ये मेंस में भी अर्थव्यवस्था पूछी जाती है। अर्थव्यवस्था निर्वाह उत्पादन से आगे बढ़कर व्यावसायिक शिल्प उत्पादन के परिष्कृत स्तर तक विकसित हो गई थी। राज्य ने कृषि, व्यापार, शिल्प, खनन आदि जैसी आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए अध्यक्षों यानी कि अध्यक्षों की नियुक्ति की थी। राजस्व के स्रोत, कृषि उत्पादन और विपणन पर राज्य का नियंत्रण, अतिरिक्त करों में वाणिज्य के लिए ले जाने वाले माल पर सीमा शुल्क और पथकर, भूमि पर कर यानी कि उनको भागा कहा जाता था। सिंचाई पर जो कर लगता था, यदि राज्य द्वारा आपूर्ति की जाती है तब सिंचाई पर जो है कर लिया जाता था। शहरी घरों पर कर लिया जाता था और सिक्कों से होने वाली आय शामिल थी। राज्य का राजा के स्वामित्व वाली भूमि जिसे सीता कहा जाता था, मुकुट भूमि से राजस्व, जंगलों, खानों और नमक पर एकाधिकार होता था। कराधान प्रणाली यानी कि टैक्स, उसके बारे में जानते हैं। उन्होंने कराधान की एक जटिल प्रणाली शुरू की और राजस्व के मूल्यांकन पर जोर दिया। मूल्यांकन के लिए ऐसी विस्तृत प्रणाली सबसे पहले मौर्य काल में ही दिखाई देती है। समाहर्ता यानी कि कलेक्टर जनरल जो राजकोष का प्रभारी भी होता था, उसे सभी प्रांतों, कस्बों, खानों, जंगलों, व्यापार मार्गों और अन्य की निगरानी करनी होती थी जो राजस्व के स्रोत होते थे। समाहर्ता यानी कि कलेक्टर जनरल मूल्यांकन का सर्वोच्च प्रभारी अधिकारी भी था और सन्निधाता राज्य के खजाने और भंडार का मुख्य संरक्षक था। करों को वस्तु के रूप में भी एकत्रित किया जाता था और ग्रामीण भंडार गृह अकाल के समय राहत के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट है मुद्रा और बाजार विनिमय। एक समान मुद्रा ने विभिन्न
क्षेत्रों में बाजार विनिमय की सुविधा प्रदान की। पंच चिन्हित चांदी के सिक्के यानी कि पण, शाही मुद्रा थे जो कर संग्रह और अधिकारियों को नगद भुगतान में सहायता करते थे। चांदी के सिक्कों को करशापण कहा जाता था। कभी करशापण पूछा जाए कि किससे संबंधित है तो याद रखेंगे सिक्कों से। कौन से सिक्के? चांदी के सिक्के। उन्हें जारी करने वाले प्राधिकारी को उन पर निर्दिष्ट नहीं किया जाता था या मौर्य राजाओं से जुड़ा कोई भी प्रतीक उन पर नहीं होता था। पण और उसके उपविभाजन सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मुद्राएं थीं। पण यानी कि सिक्के जो वेतन से भी संबंधित है। कृषि नेक्स्ट है। राज्य के कुल राजस्व और रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी जो है वो सबसे अधिक होती थी। यूनानियों ने मिट्टी की उर्वरता के कारण भारत में प्रतिवर्ष 2 फसलें उगाने का जो है उल्लेख किया है। खाद्यान्न, गन्ना और कपास जैसी वाणिज्यिक फसलें उगाई जाती थीं। मैगस्थनीज ने एक नरकट का उल्लेख किया है जिसमें शहद यानी कि गन्ना और एक वृक्ष का उल्लेख होता है जिस पर ऊन यानी कि कपास उगता था। राज्य ने सिंचाई की सुविधा प्रदान की और जल वितरण का प्रबंधन किया। मैगस्थनीज ने उल्लेख किया है कि अधिकारियों ने मिस्र की तरह भूमि को मापा और जल वितरण के लिए बनाए गए चैनलों का निरीक्षण किया। अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि कृषि में दासों का नियोजन इस अवधि के दौरान उभर कर सामने आया। राज्य द्वारा संचालित उद्योगों में दास और भाड़े के श्रमिक कार्यरत थे। कलिंग युद्ध के युद्धबंदियों को कृषि में नियोजित किया गया था, यानी कि जो कलिंग में युद्ध के जो युद्धबंदी थे उनको भी जो है कृषि में नियोजित किया गया था। दास कर्मकारों द्वारा श्रम यानी कि दास और भाड़े के जो श्रमिक होते थे उनको प्रदान किए जाते थे। जितने भी पॉइंट है आपको नोट करना है। नेक्स्ट है गुलामों पर अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण। ये आपसे यूपीएससी 2022 में पूछा गया है, इसको ध्यान से नोट करेंगे आप लोग। जब एक बच्चे का जन्म उसके स्वामी द्वारा एक दासी से होता है तो बच्चे और उसकी माँ दोनों को स्वतंत्र माना जाएगा। यदि किसी दासी से जन्मे पुत्र का पिता उसका स्वामी होता था तो वह पुत्र स्वामी के पुत्र की कानूनी स्थिति का जो है वो हकदार होता था। हालांकि मैगस्थनीज ने भारत में गुलामों की स्थिति पर अधिक ध्यान नहीं दिया, यानी कि जो गुलाम होते थे उन पर उनकी जो कंडीशन थी उस पर जो है मैगस्थनीज ने ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट है शिल्प और उत्पाद। कताई और बुनाई ज़्यादातर सूती कपड़े कृषि के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था। यहाँ पे नोट है, अर्थशास्त्र में विशिष्ट प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इनमें शामिल है काशी यानी कि बनारस, बंगा आपका बंगाल, कामरूप असम, मदुरै और अन्य। राजा और शाही दरबार के सदस्य सोने और चांदी से कढ़ाई किए हुए वस्त्र पहनते थे। रेशम को आमतौर पर चीनी रेशम कहा जाता था जो मौर्य साम्राज्य में होने वाले व्यापक व्यापार का संकेत देता था। धातु कर्म में लोहा, तांबा और अन्य धातुओं का उपयोग शामिल है। लकड़ी के काम में जहाज निर्माण, गाड़ियां और रथ बनाना, घर निर्माण आदि शामिल थे। सोने और चांदी की वस्तुएं, आभूषण, इत्र और नक्काशीदार हाथी दांत जैसी विलासिता की वस्तुएं उत्पादित की जाती थी। यहाँ पे नोट है, शिल्पकला शहर आधारित वंशानुगत व्यवसाय था जिसमें बेटे आमतौर पर अपने पिता का अनुसरण करते थे। शिल्पकार अधिकतर व्यक्तिगत रूप से काम करते थे, हालांकि शाही कार्यशालाएं भी मौजूद थीं। इनको पॉइंट वाइज समझेंगे। 2 पॉइंट है। प्रत्येक शिल्प का एक मुखिया होता था जिसे प्रमुख यानी कि प्रमुख या नेता और एक जैत यानी कि ज्येष्ठ या बुजुर्ग कहा जाता था। संस्थागत पहचान सुनिश्चित करने के लिए इसे एक श्रेणी या एक गिल्ड में संगठित किया जाता था जो शिल्प उत्पादन में व्यक्ति की जगह लेता था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, श्रेणियों के बीच विवादों का समाधान एक महासेठी यानी कि महाश्रेष्ठी द्वारा किया जाता था। अब जानेंगे यहाँ पर व्यापार।
बाजारों का एक पदानुक्रम होता था। गांव का बाजार, एक जिले के भीतर गांवों और कस्बों के बीच के बाजार, शहरों और राज्यों के बीच बाजार। माल का परिवहन, पूरे उत्तर भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में नदियां माल परिवहन की प्रमुख साधन थीं। सड़कें माल को पश्चिम की ओर भी ले जाती थीं और विदिशा तथा उज्जैन जैसे शहरों से होकर दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में शहरों और बाजारों को जोड़ती थीं। व्यापारी समूह सुरक्षा के लिए एक कारवां के रूप में एक साथ यात्रा करते थे, जिसका नेतृत्व एक कारवां नेता यानी कि महासारथ वहां करता था। ये लंबी दूरी का स्थलीय व्यापार करते थे। धोखाधड़ी को रोकने के लिए शहरी बाजारों और कारीगरों की निगरानी की जाती थी तथा उन पर नियंत्रण स्थापित किया गया। श्रीलंका, बर्मा और मलय द्वीप समूह जैसे देशों के साथ जहाज़ों द्वारा विदेशी व्यापार किया जाता था। हालांकि जहाज संभवतः अपेक्षाकृत छोटे थे। बौद्ध जातक कथाओं में व्यापारियों द्वारा की गई लंबी यात्राओं का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में कृषि वस्तुओं और मानव निर्मित दोनों वस्तुओं की एक सूची दी गई है, जिनका आंतरिक और वैश्विक रूप से व्यापार होता था। महत्वपूर्ण बंदरगाह, पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर भरूच या भरूकच और सुपारा। आप इसको नोट करेंगे यहाँ पर। यूनानी स्रोत, यूनानी राज्यों के माध्यम से मिस्र तक पश्चिम के साथ व्यापार संबंधों की पुष्टि करते हैं। नील, हाथीदांत, कछुए के खोल, मोती और इत्र के साथ साथ दुर्लभ लकड़ियां भी मिस्र को निर्यात की जाती थी। नेक्स्ट है भौतिक संस्कृति का प्रसार। नई भौतिक संस्कृति लोहे, मुद्रित सिक्कों, उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तनों, पक्की ईंटों और रिंग वेल्स के गहने उपयोग तथा पूर्वोत्तर भारत में शहरों के उदय के माध्यम से परिलक्षित हुई। यहाँ पे नोट है, कृषकों यानी कि वैश्यों और शूद्र मजदूरों की मदद से नई बस्तियां स्थापित की गईं, जिन्हें अधिक आबादी वाले क्षेत्रों से ना जोती गई मिट्टी को खेती के लिए लाने हेतु ले जाया गया था। उन्हें कर में छूट दी गई और मवेशी, बीज तथा धन प्रदान किया गया। सोख्ता गड्ढों और रिंग वेल्स के उपयोग ने बस्तियों को नदी से दूर बसने की सुविधा प्रदान की। यह सबसे पहले मौर्यों के काल में प्रकट हुआ और साम्राज्य के अन्य भागों में फैल गया। इन स्थितियों के कारण साम्राज्य के कुछ भागों में नए नगरों का जो है विकास हुआ। एरियन यानी कि एक यूनानी लेखक, उसने कई शहरों को अस्तित्व का विवरण दिया है। यहाँ पे नोट है, पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित एक विशाल और समृद्ध शहर था। यानी कि जो पाटलिपुत्र था वो गंगा और सोन नदियों के संगम पर जो है एक विशाल समृद्ध शहर था। शहर में कई भव्य महल थे जिनमें बड़ी संख्या में लोग रहते थे। शहर प्रशासन में 6 समितियां थीं, जिनमें से प्रत्येक में 5 सदस्य थे। ये समितियां स्वच्छता, विदेशियों की देखभाल, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा वजन और माप विनिमय जैसे कार्यों की देखरेख करती थीं। इसमें अशोक के शासनकाल में बने कई स्तंभों वाले हॉल की तरह स्मारकीय वास्तुकला भी पाई गई थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में लकड़ी की संरचनाओं का उल्लेख किया है और कहा है कि पाटलिपुत्र ईरान की राजधानी के समान ही शानदार था। कला और संस्कृति, मौर्यों ने बड़े पैमाने पर पत्थर की चिनाई शुरू की, यानी कि चिनाई की शुरुआत की। पत्थर का नाम था, पत्थर पर जो काम होता था, पत्थर पर नक्काशी और पॉलिश करना एक अत्यधिक कुशल शिल्प के रूप में विकसित हुआ था, जैसा कि सांची के स्तूप में पत्थर की मूर्तियों और अशोक के स्तंभों के लिए प्रयोग किए गए अत्यधिक पॉलिशदार चुनार पत्थर में देखा गया। धौली में चट्टान पर उकेरी की गई हाथी की मूर्ति ओडिशा की सबसे प्राचीन बौद्ध मूर्ति है, जिसका निर्माण 272 से 231 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कराया गया था, जिसमें हाथी का मुख पूर्व की ओर है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर है। पत्थर के खंभों और स्तंभ के टुकड़े
80 स्तंभों वाले हॉल के अस्तित्व का संकेत देते हैं, जिसे कुम्हरार यानी कि पटना में खोजा गया था। पॉलिश किए गए पत्थर के खंभों की चमक उत्तरी काले पॉलिशदार बर्तनों के समान थी। प्रत्येक स्तंभ एक ही बलुआ पत्थर से बना था और उनका शीर्ष पर एक स्तंभ से जुड़ा हुआ था। कभी आपसे अगर कला और संस्कृति के बारे में पूछा जा सकता है मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो वहाँ पे आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है साहित्य। उस काल के अधिकांश साहित्य और कला का अस्तित्व अब नहीं रहा है। बौद्ध और जैन ग्रंथ मुख्यतः पाली में लिखे गए थे। अर्थशास्त्र उस काल की प्रदर्शन कलाओं का उल्लेख करता है, जिनमें संगीत, नृत्य और रंगमंच शामिल है। सांची की मूर्तियों में शाही जुलूसों और शहरों का चित्रण करते हुए शहरों का सचित्र चित्रण मिलता है। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण अधिकारी और उनके कार्य। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है कि अन्नपाल कौन था या अन्नपाल का कार्य क्या होता था, तो वो क्या होता था, खाद्यान्न विभाग का प्रमुख। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पे याद करने हैं पूरे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीताध्यक्ष कृषि का पर्यवेक्षण, पोतवाध्यक्ष बाट एवं माप अध्यक्ष, लोहाध्यक्ष यानी कि सोवर्णिका केंद्रों में निर्मित वस्तुओं की देखभाल करने वाला, नवाध्यक्ष झांझों का अध्यक्ष, अन्नपाल खाद्यान्न विभाग का प्रमुख, कोषाध्यक्ष कोषाधिकारी, नायक नगर सुरक्षा प्रमुख, कर्मांतिका उद्योगों और कारखानों का प्रमुख, बंधन नगराध्यक्ष जेल की देखभाल करने वाला, पड़याध्यक्ष व्यापार और वाणिज्य का प्रभारी। यहाँ पे आप नामों से भी संबंधित हो सकते हैं कि किससे क्या कौन सा कार्य संबंध हो रहा है। बंधन, ठीक है, तो इसका आप याद रख सकते हैं कि जेल की देखभाल करने वाला। पड़याध्यक्ष, पड़ किससे संबंधित है, धन से यानी कि सिक्कों से, वेतन से, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि व्यापार और वाणिज्य का प्रभारी होगा। दंडपाल पुलिस, शुल्काध्यक्ष टोल संग्रहकर्ता यानी कि शुल्काध्यक्ष में शुल्क यानी कि कर यानी कि टोल, तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। दुर्गपाल यानी कि शाही किले का मुखिया, अकाराध्यक्ष खनन पदाधिकारी, व्यावहारिका यानी कि मुख्य न्यायाधीश, कुपियाध्यक्ष वन अधिकारी। तो यहाँ पे आपको ये चैप्टर फिनिश होता है। कल हम करेंगे, हमारा चैप्टर रहेगा मध्य एशियाई संपर्क। धीरे धीरे हम मेडिएवल हिस्ट्री की तरफ भी जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये नोट्स फिनिश होते हैं। जिसको भी अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। और सीरियस एस्पिरेंट्स से मेरे को उम्मीद रहेगा कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर आती है तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाए। और शेयर भी करिए ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको ज़रूरत है, तो वो ये मैगज़ीन के जो नोट्स हैं उनका लाभ वो पूरा उठा सकें। तो कल मिलते हैं हम नए चैप्टर के संग। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।